नमस्ते बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं पाठ 2 के टॉपिक जगत प्रोटिस्टा की। बच्चों, प्रोटिस्टा जगत में सभी एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीवों को हमने रखा है। यूकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं? ऐसे जीव जिनकी कोशिका के अंदर सुसंगठित केंद्रक उपस्थित हो और साथ ही साथ कोशिका झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक वगैरह उपस्थित होते हैं। तो ऐसे जीवों को हम यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो इनको हमने रखा है सबको प्रोटिस्टा में। अध्ययन की सुविधा के लिए प्रोटिस्टा को हमने कुछ वर्गों में विभाजित किया है, जिसको हम इस पाठ में कवर करेंगे। वो है क्रिसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिसोफाइटा को। तो बच्चों, ये जो शब्द है क्रिसो, ये एक ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है गोल्ड, गोल्डन। तो इस वर्ग में हमने गोल्डन एल्गी को शामिल किया है और साथ में हमारे पास है डाइटम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनका जो आवास होता है ये स्वच्छ आवास में पाए जाते हैं और साथ ही ये लवणीय जल में उपस्थित होते हैं। और इनमें ये सभी जंतु एक कोशिक होते हैं और इनमें 2 कशाभिकाएं पाई जाती हैं। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो बच्चों विशेषता होती है वो है सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति और उसमें बहुत अधिक मात्रा में सिलिका पाई जाती है, जिसके कारण इनकी संरचना हमें कैसे दिखाई देती है कि जैसे साबुनदानी के अंदर बहुत सारे छेद होते हैं, है ना, पानी जिससे आराम से इधर से उधर पास हो जाता है। तो कुछ ऐसी ही इनकी संरचना हमें दिखाई देती है कि अगर हम एक जनरल आइटम को देखें तो कुछ ऐसा चित्र हम बना सकते हैं उसका। और ये जो भाग हमें दिखाई दे रहे हैं, इस भाग के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे छेद हमें दिखाई देंगे। तो डाइटम्स कुछ हमें इस तरह के दिखाई देते हैं और इनके आकार में बहुत भिन्नता पाई जाती है। ऐसा नहीं कि ऐसे गोलाकार ही होते हैं, आकार में बहुत ज्यादा भिन्नता होती है, लेकिन समानता क्या होती है? समानता होती है इस तरह के छिद्रों की उपस्थिति। और सिलिका के कारण इनकी कोशिका भित्तियां नष्ट नहीं होती। तो ये डाइटम्स जैसे जैसे मरते जाते हैं तो इनके आवास में इनके मृत कोशिका भित्ति जो है वो अवशेष के रूप में इकट्ठा होती जाती है और हम इसको डाइटमी मृदा कहते हैं। ये डाइटमी मृदा बच्चों कण युक्त होती है, कणिकादार होती है, दानेदार होती है और इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे पॉलिश करने में, ये जो टूथब्रश और फेस पे लगाने वाले स्क्रबर्स आते हैं उनके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा तेल और सिरप को छानने के लिए भी इसका डाइटमी मृदा का प्रयोग किया जाता है। इनमें जनन अलैंगिक विधि के द्वारा होता है और इसका बच्चों अच्छा ये है कि ये सारे के सारे प्रकाश संश्लेषित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। ठीक है, यानी कि मेन प्रोड्यूसर्स हैं, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यही कर रहे हैं क्रिसोफाइट समुद्र में। और कुछ इनमें परपोषी भी होते हैं जो अपने से सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। आगे चलते हैं डायनोफ्लैजिलेट। तो बच्चे जो शब्द है डायनो, डायनो शब्द का अर्थ होता है बिल्डिंग, WHIRLING, बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब होता है गोल गोल चक्कर लगाना। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनके जो फ्लैजिला है, इस फ्लैजिला के कारण ये लोग ऑर्गेनिज्म जो है वो घूम सकते हैं। इनका आवास लवणीय जल होता है और इनमें बहुत से पिगमेंट्स, सारे के सारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। इन अलग अलग कलर के वर्णकों की उपस्थिति के कारण डायनोफ्लैजिलेट्स के कलर भी बहुत तरह के होते हैं। ये हमें पीले भी दिखाई देते हैं, हरे भी दिखाई देते हैं, भूरे, नीले, लाल, विविध रंगों के हमें ये दिखाई देते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है और भित्ति की बाहरी सतह पर सेलुलोज की बड़ी हुई पट्टियां पाई जाती हैं, कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। इनमें 2 कशाभिकाएं फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लंबवत और दूसरी अनुप्रस्थ। अगर हम इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो देखो इसमें एक इस तरह से एपिकल आर्क, ऊपर का टिप ऐसे एपिकल आर्क प्रेजेंट होती है, एक इस तरह की इनमें खांच पाई जाएगी और ये कुछ इसमें इस तरह का इनका संरचना दिखाई देती है। और इस खांच से, ये जो खांच हमने यहाँ बनाई है, इस खांच में से एक तो इस तरह की लंबवत फ्लैजिला उपस्थित होगी और एक यहाँ से निकलती हुई ऐसे छोटी अनुप्रस्थ फ्लैजिला पाई जाएगी। और इनके ऊपर कोशिका भित्ति के बाहरी सतह पर सेलुलोज की बनी हुई
पट्टियां उपस्थित होंगी। तो इस तरह से हमें पट्टिकाएं नजर आएंगी। तो बच्चों ये इनकी संरचना होती है डायनोफ्लैजिलेट्स की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये सभी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ परपोषी भी होते हैं और कुछ सहजीवी भी होते हैं। तो ये परपोषी का एक जो है ना उदाहरण है, उसमें क्या होता है कि समुद्र में जो मछलियां पाई जाती हैं उसके ऊपर ये पूरे मछली के ऊपर की बॉडी के ऊपर स्किन के ऊपर चिपके भी होते हैं और वो मछली बिल्कुल पीले रंग की दिखाई देती है ना। हुडोनियम उस डायनोफ्लैजिलेट का नाम होता है, तो उसके ऊपर वो परपोषी के रूप में पाए जाते हैं। वैसे बहुत से उदाहरण बच्चों हमारे पास होते हैं। आगे चलते हैं। इनमें जनन अलैंगिक विधि द्वारा होता है। और अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, लाल तरंग। इनमें क्या होता है बच्चों, इनकी जो संख्या है वो अलैंगिक जनन के कारण कभी कभी बहुत तेजी से बढ़ती है। और जिस एक समुद्र के क्षेत्र विशेष में इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, वहां का जो पानी का कलर है वो हमें ऐसा पीला लाल सा दिखाई देता है, जैसे बिल्कुल रेड कलर का हो गया। तो इसको हम उस रंग के कारण लाल तरंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो डायनोफ्लैजिलेट का उदाहरण है वो है गोनियोलॉक्स। ये एक तरह का विष भी निकालता है, केमिकल निकालता है जो जहरीला होता है। और उसके कारण वो जो जहां पर इनकी संख्या बढ़ी है, जहां ये लाल तरंग या रेड टाइड बना है, वहां पर उस पानी है वो जहरीला हो जाता है। तो दूसरे जो समुद्री जीव वहां पे हैं वो उसके कारण मर जाते हैं। ठीक है, तो ये रेड टाइड जो है थोड़ा खतरनाक मामला है। चलो आगे चलते हैं यूग्लिनोइड्स पे। ये इनका आवास स्वच्छ पानी में पाए जाते हैं और ठहरे हुए पानी में होते हैं। ये इनकी कोशिका भित्ति इनमें नहीं होती, उसकी जगह पर प्रोटीन की बनी हुई एक परत पाई जाती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। ये आ की मात्रा हटा देना है ना, पेलिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ठीक है, यूग्लिनोइड्स में भी दो कशाभिकाएं पाई जाती हैं, एक छोटी दूसरी लंबी। अगर किसी एक यूग्लिना का हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो हमें किस तरह से दिखाई देगा बच्चों, ऐसे बनाना है कुछ कुछ अपने को, है ना। ये इस तरह से होता है। और ये जो खांच यहाँ हमने बनाई है, इस खांच से एक तो ऐसे लंबवत बढ़िया फ्लैजिला निकल जाती है और एक फ्लैजिला बहुत छोटी रह जाती है, और इसके अंदर केंद्रक बना सकते हैं हम इस तरह से, है ना। ये यूग्लिना का डायग्राम। अब आगे चलते हैं। इसमें जो वर्णक होते हैं वो उच्च पौधों के वर्णकों के समान होते हैं। ठीक है, और प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो क्या होता है, ये परपोषी की तरह सूक्ष्म जीवों का भक्षण भी कर सकते हैं। तो इसमें दोनों लक्षण उपस्थित है। ठीक है, अगर सूरज का प्रकाश है तो ये स्वपोषी है, नहीं है तो ये परपोषी है। इनमें अलैंगिक विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइम मोड्स। ये स्लाइम मोड्स जो है बच्चों, इनको रखा गया था पहले कवक में, फंजाई में। ठीक है, लेकिन फिर बाद में देखा गया कि फंजाई की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। लेकिन यहाँ पर तो कोशिका भित्ति ही नहीं थी, है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपना नॉलेज बढ़ता गया ना, वैसे वैसे क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारे संशोधन आए। तो चलो हम देखते हैं स्लाइम मोड्स को, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इनका जो आवास होता है वो ये जहां पर भी मृत कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जैसे टहनियां टूट के गिरी हुई हैं, या कोई पेड़ है बहुत नमी में है, उसकी छाल पूरी खराब हो रही है, नमी पकड़ी हुई है, डेड है, तो ऐसे जगहों पर नम स्थान और जहां कार्बनिक पदार्थ है वहां पर ही ये उपस्थित होंगे। इनमें कोशिका भित्ति पूरे जीवन काल में कुछ समय के लिए ही उपस्थित होती है। ठीक है, इसके आधार पर ही इनको वहां से फंजाई में से निकाल के यहाँ रखा गया प्रोटिस्ट में। ठीक है, अब देखो इनका जीवन चक्र बहुत इंटरेस्टिंग है। इनके जीवन चक्र की शुरुआत होती है बच्चों एक अगुणित कोशिका से, हैप्लॉइड, यानी कि जीवन काल का जो इनका अधिकतम समय होता है वो ये एक कोशिकीय रूप में निकालते हैं। वो जो एक कोशिका होती है उसको हम दो नामों से जानते हैं। पहला नाम कहलाता है मिक्स अमीबा, और जो दूसरा नाम होता है बच्चों वो कहलाता है स्वयं सेल्स। ये जो स्वयं सेल्स होती हैं ये उन स्थानों पर पाई जाएंगी जहां पर पानी है। पानी का मतलब क्या है, क्योंकि इनमें फ्लैजिला होता है और ये फ्लैजिला की मदद से स्विम कर सकती हैं। ठीक है, तो स्वयं सेल्स फ्लैजिला वाली कोशिकाएं होती हैं जिनमें कशाभिका उपस्थित है। और मिक्स अमीबा को आप बिल्कुल इस तरह से अमीबा की तरह मानो, है ना, जिसके पास कोई कोशिका वगैरह वो कशाभिका
वगैरह कुछ भी नहीं है इस तरह से। और जो स्वयं सेल्स होती है इनको हम कुछ इस तरह से मान सकते हैं कि इनके पास में इस तरह से फ्लैजिला उपस्थित है। ठीक है, तो जीवन चक्र की शुरुआत यहाँ से करते हैं। अगुणित कोशिका है और इसमें एक केंद्रक उपस्थित है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, भोजन की जब पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है तो ये आराम से अलैंगिक जनन करते हुए अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अलैंगिक जनन इसमें कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, यानी कि ये एक कोशिका है, इसका पहले तो हमारा केंद्रक का विभाजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और उसके बाद में इसका कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा और एक कोशिका से दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपना जो है अलैंगिक रूप से जनन करते हुए अपनी वृद्धि करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, ठीक है, यानी कि पानी की कमी हो रही है, ये अपना लाइफ साइकिल कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, तो इनका जो कोशिका द्रव्य है उसके चारों तरफ एक कोशिका भित्ति बन जाती है। देखो अभी तक यहाँ इनके पास कोई कोशिका भित्ति नहीं थी। ठीक है, अब इनमें क्या हो गया, एक कोशिका भित्ति बन गई और ये सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं, और जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल आएंगी ये वापस जर्मिनेट कर देंगे एक तरह से और वापस अपने सिंगल सेल में बदल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो ये हैप्लॉइड का एक लाइफ साइकिल चल रहा है। अब देखो आगे क्या होता है, जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, किसी एक क्षेत्र विशेष में इनकी संख्या बहुत बढ़ गई, तो इनके बीच में लैंगिक जनन भी संभव होता है। और लैंगिक जनन में बच्चों क्या होता है कि ये वाली जो हमारी कोशिकाएं हैं ना, ये कोशिकाएं स्वयं ही युग्मक की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, युग्मक कुछ अलग से नहीं बन रहा है इनमें, यही हैप्लॉइड कोशिकाएं हैं और यही अगुणित या हैप्लॉइड कोशिका युग्मक की तरह काम करेगी। युग्मकों के बीच में संलयन होगा, निषेचन हो जाएगा और हमें एक कोशिका मिल जाएगी। वो एक कोशिका कैसी होगी, द्विगुणित कोशिका होगी। ठीक है, ये द्विगुणित एक कोशिका हमने मानी, हमें मिल गई, इसको हम युग्मनज कहते हैं। अब ये जो युग्मनज है इसके अंदर बहुत सारे समसूत्री विभाजन होते हैं। केंद्रक में तो विभाजन होगा लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। यानी कि क्या होगा, इस एक कोशिका का आकार ऐसे ऐसे कुछ 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 बड़ा होता जाएगा, इस कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक बनते जाएंगे, है ना, क्योंकि कोशिका द्रव्य का विभाजन तो हो नहीं रहा लेकिन केंद्रक का विभाजन हो रहा है। तो हमें एक इस तरह से बहुकेंद्रकीय, ये एक देखो बहुकेंद्रकीय संरचना मिल गई और जिसके अंदर एक कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक उपस्थित हैं और इस बहुकेंद्रकीय संरचना को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम भी बिल्कुल अमीबा की तरह व्यवहार करता है। ये तीनों ही, ये 1, 2 और 3 प्लाज्मोडियम, ये तीनों कोशिकाएं जो है बिल्कुल अमीबा की तरह व्यवहार करती है। मतलब जैसे अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है पैरापोडिया बना के, है ना, कूटपाद बना के, वैसे ही ये भोजन ग्रहण करते हैं और वैसे ही उत्सर्जन को प्रदर्शित करते हैं और उसी तरह से ये जनन क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम भी इसी तरह से व्यवहार करता है। अब आगे चलते हैं। अब इनमें क्या होता है, ये जो प्लाज्मोडियम है, अब ये प्लाज्मोडियम कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। फ्रूटिंग बॉडीज मतलब कुछ स्पोरेंजिया। तो इस स्पोरेंजिया की उपस्थिति के आधार पर ही हमने इनको कवक में रखा था। इस तरह के ये स्पोरेंजिया बना लेते हैं। इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्स विकसित हो जाते हैं और ये जो यहाँ स्पोर्स बनते हैं, ये बनते हैं बच्चों अर्धसूत्री विभाजन के कारण। ठीक है, तो ये तो केंद्रक कैसा था, द्विगुणित था। अब इसमें हो गया यहाँ पर आने के बाद में अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के कारण अब जो स्पोर बनेंगे वो बनेंगे अगुणित और ये अगुणित स्पोर वापस जर्मिनेट करके मिक्स अमीबा या स्वयं सेल्स का विकास करेंगे। तो इस तरह से इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है जिसमें अलैंगिक जनन भी उपस्थित है, लैंगिक जनन भी उपस्थित है। लेकिन कोशिका भित्ति कहाँ उपस्थित है, कोशिका भित्ति सिर्फ स्पोर अवस्था में उपस्थित है। यहाँ पर जो स्पोर बनेंगे उनमें भी कोशिका भित्ति होगी और यहाँ पर जो स्पोर्स बन रहे हैं उनमें भी कोशिका भित्ति उपस्थित होगी। ठीक है, बाकी कहीं भी कोशिका भित्ति, इस प्लाज्मोडियम के पास भी कोशिका भित्ति नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन प्रोटोजोन्स के ऊपर।
प्रोटोजोन्स जो है बच्चों, ये प्रोटोजोआ वर्ग के जंतु जो हैं, इनको हमने अध्ययन की सुविधा के लिए 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, इनमें सबसे पहला जो भाग है वो कहलाता है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो अमीबा की तरह दिखाई देते हैं, है ना, अमीबा की तरह दिखाई क्या देते हैं, अमीबा ही इस वर्ग में रखे गए हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे परपोषी और परजीवी होते हैं। इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं है जिससे ये प्रकाश संश्लेषण कर सके। तो सबसे पहले अपन पढ़ने चलते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जिसका एग्जाम्पल है एंच अमीबा। इनका आवास ये स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, गीली मिट्टी, और ये परजीवी भी होते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर, जैसे एंट अमीबा है ये परजीवी है, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, रोग भी पैदा करते हैं। और ये इनमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये चलते हैं और अपने शिकार को पकड़ते हैं। स्यूडोपोडिया कैसे विकसित होता है, जैसे देखो ये एक अपन अमीबा का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अब इसको आगे की ओर मूव करना है, इस तरफ मूव करना है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य, वो ऐसे इसको आगे की ओर धक्का मारेगा, और इधर से भी साइटोप्लाज्म इसको ऐसे आगे धक्का मारेगा। तो ये इस तरह आगे की तरफ इसमें इस तरह से ये संरचना बन जाती है, और पीछे से शरीर ऐसे पतला हो जाता है। अब ये इस तरह से आगे खिंच गया, अब इसका ये पीछे वाला शरीर इधर मूव करेगा, इस तरफ की ओर मूव करेगा, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हमें ऐसे दिख रहा है, तो ये कुछ ऐसे आगे की ओर मूव कर गया, तो इस जगह से ये यहाँ पर आ गया, है ना। तो इस तरह से ये आगे मूव करते हैं, और ऐसे ही ये अपने शिकार को भी पकड़ते हैं। जैसे यहाँ पर कोई खाने की चीज इसको नजर आ रही है कि भाई ये चीज है, ये इसको खानी है। ठीक है, तो अब इसका ये भक्षण कैसे करेगा, तो ये जो स्यूडोपोडिया बना रहा है, ये ऐसे आगे की ओर मूव करेगा, और ये ऐसे इसको पूरा का पूरा ऐसे करके अपने अंदर की तरफ ले लेगा, और थोड़ी देर के अंदर ये इसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। एक तरह से ऐसे फूड वैक्यूल बन जाएगी, खाद्य धानी, और इसके अंदर इसने ये जो फूड था, ये इसका फूड हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से खाद्य धानियों का निर्माण हो जाता है। तो अमीबा इस तरह से चलते हुए अपने शिकार को स्यूडोपोडिया की सहायता से चलता भी है और अपना शिकार को भी पकड़ता है। और जो प्रोटोजोन्स, अमीबोइड प्रोटोजोन समुद्री आवास में पाए जाते हैं, उनके ऊपर सिलिका का कवच उपस्थित होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के पास। फ्लैजिलेट यानी कि इनके पास में क्या उपस्थित है, कशाभिका उपस्थित है। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा में कैसा दिखाई देता है बच्चों, इसको अगर हम देखें तो इस तरह से इसका आकार हमें दिखाई देगा। इसके पास में एक तो ये फ्री फ्लैजिला है जो स्वतंत्र है, इसके पास एक फ्लैजिला और होती है जो इस तरह से इसकी बॉडी पे अटैच रहती है, और इस फ्लैजिला के साथ में बच्चों इसकी ये जो बॉडी है, ये इसकी बॉडी इस तरह से जैसे अपन कहें ना खिंची हुई झिल्ली की तरह होती है, तो ये इस तरह से एक हमें झिल्ली के समान संरचना दिखाई देती है। तो ट्रिपेनोसोमा हमें कुछ इस तरह का नजर आता है। ठीक है, चलो इनका आवास क्या होता है, ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और नम स्थानों पे पाए जाते हैं। ये परजीवी होते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। कशाभिका पाई जाती है जिसकी सहायता से ये चलते हैं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, ये याद रखना बच्चों, स्लीपिंग सिकनेस। तो ये स्लीपिंग सिकनेस बीमारी जो है ट्रिपेनोसोमा के कारण होती है। आगे चलते हैं हम थर्ड, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिया प्रेजेंट है ना, सीलिया और फ्लैजिला में बच्चों अंतर होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का अगर हम चित्र बनाना चाहें तो कुछ वो हम इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे, और यहाँ पर अब इनके पास क्या उपस्थित है, सीलिया। सीलिया क्या होता है, ऐसे बहुत छोटे छोटे रोम के जैसे बाल होते हैं। अब ये रोम जैसे जो बाल है ना, ये इनकी पूरी कोशिका की सतह के ऊपर उपस्थित है। ठीक है, आप थोड़ा सुंदर बनाना, जब पेन से बनाओ तो, है ना, ऐसा गंदा गंदा मत बनाना। तो देखो इस तरह से सीलिया जो है इनकी पूरी कोशिका के चारों तरफ उपस्थित होते हैं। अंदर ऐसे हम इसका केंद्रक बना सकते हैं।
तो ये हमारा है पैरामीशियम, कुछ ऐसा दिखाई देता है। और ये जो भाग यहाँ पर मैंने प्रदर्शित किया है, ये एक तरह से आप इसका मान सकते हो मुख गुहिका होती है, माउथ होता है जहां से ये भोजन को ग्रहण करता है। तो पैरामीशियम कहाँ पाए जाते हैं? जलीय आवास में, और इनमें सीलिया पूरे शरीर की बाहरी सतह पे पाई जाती है। इन्हीं की सहायता से ये चलते हैं और भोजन भी इन्हीं की सहायता से ये लेते हैं। कैसे लेते हैं? अगर यहाँ पर मान लो कोई फूड पार्टिकल है, खाने की कोई चीज है, अब ये इसको खानी है, तो ये क्या करेगा? जैसे अपन नाव नहीं चलाएंगे, नाव को चलाएंगे पतवार को आगे पीछे करते हुए, वैसे ही ये अपने सीलिया को इस तरह से मूव करता है कि पानी का प्रेशर बाहर से अंदर की ओर हो जाए। तो ये जो फूड पार्टिकल है इसके पास आ जाता है और इस मुख गुहिका में पहुंच जाता है, और फिर यहाँ से होते हुए ये इसके अंदर पहुंच जाता है। तो फिर सीलिया की मदद से ही ये चलते हैं और भोजन को भी ग्रहण करते हैं। सूक्ष्म जीव इनका भोजन होते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं फोर्थ प्रोटोजोन्स की जो कैटेगरी है वो है स्पोरोजोन्स। प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स यानी कि ये स्पोर्स बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में? एग्जाम्पल है हमारे पास में प्लाज्मोडियम। तो ये सारे के सारे परजीवी होते हैं और ये इनके जीवन चक्र में संक्रमण करने वाले बीजाणु बनते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल है हमारे पास में मलेरिया रोग। प्लाज्मोडियम जो है, मच्छर तो केवल वाहक होता है, खाली लेके जा रहा है। बीमारी का मुख्य कारण क्या होता है? ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन्स। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर 2 का टॉपिक प्रोटिस्टा। ठीक है, तो इसके नोट्स लिखिएगा आप, ताकि आपको ये सारा वीडियो देखा हुआ याद रहे। और नेक्स्ट वीडियो लेसन में मिलते हैं फंजाई के साथ में। ओके, बाय।